विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का कलाम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम शुरू करने वाले हैं स्कूल लेक्चर भर्ती परीक्षा में सेकंड पेपर में राजनीति विज्ञान विषय, और उस विषय में जो 150 प्रश्नों का जो पूरी सामग्री है उस 150 में से 120 प्रश्न जो इनका संबंध इस विषय से है, बाकी 30 प्रश्न तो आप जानते हैं वो मनोविज्ञान से आते हैं, उनके संबंध में हम क्लास शुरू करने वाले हैं। और आज की ये पहली क्लास, और आज की इस क्लास में हम पाश्चात्य राजनीति विचारक जो आपके सिलेबस में है उनकी शुरुआत करेंगे। पाश्चात्य राजनीति विचारकों में हमने जैसे कि पिछली क्लास में चर्चा की थी कि आपके 9 विचारक हैं पाश्चात्य राजनीति विचारक, जिनमें आपके प्लेटो है, अरस्तु है, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो और बेंथम, मिल और मार्क्स, ये 9 विचारक हैं। इन 9 विचारकों को अगर मोटे मोटे तौर पे समय काल के आधार पे थोड़ा सा अगर हम विभाजित करें तो देखिए, प्लेटो और अरस्तु, इन दो को तो आप मान सकते हैं प्राचीन काल में, बल्कि प्राचीन काल में भी ईसा पूर्व की समय के हैं। तो प्लेटो और अरस्तु ये दो तो हैं आपके प्राचीन काल के समय से, ठीक है, ये प्राचीन काल के हैं। जबकि जब आप मैकियावेली से शुरू करके और बात करते हैं कार्ल मार्क्स तक की, जो आपके सिलेबस के विचारकों की मैं बात कर रहा हूं, मैकियावेली से शुरू होकर मार्क्स तक की जो यात्रा हम करेंगे आगे, ये बाकी के जो 7 विचारक हैं, ये सारे विचारक, इनका संबंध आधुनिक युग से है, आधुनिक काल से है। तो हम 2 बड़े पार्ट्स में इनको बांट सकते हैं। आपके मध्यकाल के विचारक वो आपके सिलेबस में नहीं है, हालांकि मध्यकाल में बहुत कम विचारक आए। वैसे भी मध्यकाल चूंकि धर्म से ज़्यादा झगड़ा हुआ था पूरी दुनिया भर में, चाहे भारत की बात करें चाहे आप यूरोप की बात करें। राजनीति विज्ञान में 2-3 विचारक मध्य युग में खास तौर से हम पढ़ते हैं, चाहे वो सेंट ऑगस्टाइन की नाम लें या आप थॉमस एक्विनास का नाम लें, वो आपके सिलेबस में नहीं है। जब आप इन विचारकों की बात करते हैं और प्राचीन और आधुनिक काल में बांटते हैं, लेकिन देखिए किस तरीके से इसका अर्थ दूसरे परिप्रेक्ष्य में बदल जाता है। जब आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे, राजनीतिक सिद्धांत पढ़ेंगे, तब आप राजनीतिक सिद्धांत के 2 दृष्टिकोण पढ़ेंगे, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। और जब आप परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण की बात करेंगे, तब आप पाएंगे कि जिन विचारकों को आप आधुनिक काल का विचारक कह रहे हैं, मैकियावेली से लेकर मार्क्स तक के, वो सारे के सारे विचारक आपके वहां पे परंपरागत दृष्टिकोण में आएंगे। उन सब विचारकों को आप परंपरागत दृष्टिकोण में शामिल करेंगे और वहां आधुनिक दृष्टिकोण की परिभाषा ही अलग हो जाएगी। आधुनिक दृष्टिकोण में वहां पर व्यवहारवाद की बात करेंगे हम, प्रत्यक्षवाद की बात करेंगे हम, उत्तर व्यवहारवाद की बात करेंगे हम, बल्कि उसके बाद में आधुनिकवाद आ गया और उत्तर आधुनिकतावाद भी आ गया। वो सब वो आधुनिक दृष्टिकोण में आ जाएंगे, और जिन्हें हम यहाँ पे आधुनिक काल का करें वो सारे के सारे परंपरागत दृष्टिकोण में वहाँ शामिल होते हैं। तो ये एक तरीके से वो अलग अलग स्थितियाँ हैं, इन दोनों को मिक्स करने की आपको आवश्यकता नहीं है। देखिए, हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं प्लेटो से, पहले विचारक हमारे सिलेबस में। और मैं जो समय काल में प्लेटो और अरस्तु को प्राचीन युग का बांट रहा हूँ, बाकी को आधुनिक काल का बता रहा हूँ, उसके पीछे का अर्थ सिर्फ इतना है कि जब आप प्लेटो और अरस्तु को पढ़ेंगे इन क्लासेस में, तब आप पाएंगे कि इन दोनों ही विचारकों में कल्पनावादिता थोड़ी सी आधुनिक काल के विचारकों की तुलना में ज़्यादा आएगी। हम कुछ ऐसे बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे, ऐसे उनके विचार आप पढ़ेंगे जो विचार आप सोचेंगे कि आधुनिक युग में ऐसे विचारों को पढ़ने की कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, या कोई विचारक ऐसे विचार किस प्रकार से क्या दे सकता है। लेकिन हम आप इस बात का थोड़ा ध्यान रखें कि वो विचारक हैं वो दोनों ही वो लगभग आज के 2500 साल पहले के विचार हैं, 2500 साल पहले के विचारक हैं। और जब आप मैकियावेली को पढ़ेंगे तब आप एक बहुत बड़ा परिवर्तन पाएंगे कि मैकियावेली एकदम अलग तरीके के विचार देता है प्लेटो और अरस्तु की तुलना में। वो पूरा जो अंतर है वो समय काल का अंतर है, वो पूरा अंतर है, वो एक युग का अंतर है, ये समझिए आप। प्लेटो को शुरू करते हैं हम, और प्लेटो के इस
क्लास में हम प्लेटो की शुरुआती चर्चा हम करेंगे, उसके जीवन परिचय को लेकर, उसके विचारों की एक पृष्ठभूमि को लेकर कि वो विचार देता है तो उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, वो सारी बात हम करते हैं। कुछ ऐसी शब्दावलियाँ भी जिन शब्दावलियों को के बारे में आपने सुना है, जिनके बारे में आपको समझना भी चाहिए, जिनका प्लेटो के ऊपर भी प्रभाव पड़ा, जिस युग से प्लेटो प्रभावित हुआ, वो सब चीज़ें हम इस क्लास में समेटने की कोशिश करेंगे। प्लेटो के जीवन काल की बात जहाँ तक है, प्लेटो का जीवन काल 428 बीसी से 347 बीसी, ईसा पूर्व बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा से 428 वर्ष पूर्व प्लेटो का जन्म माना जाता है। कुछ किताबों में 427 भी दिया आता है, तो 428-27 बीसी से 347 बीसी उनका जीवन काल है। इनका जन्म कहाँ हुआ, माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, गुरु का नाम क्या था, क्या सब चीज़ें हैं, वो हम थोड़ा सा बाद में पढ़ते हैं। उससे पहले हम देखिए बात करते हैं कुछ ऐसी शब्दावलियों पर, कुछ ऐसे विचारों पर जिन विचारों के बारे में आपने कुछ शब्दों को सुना है। प्लेटो से पूर्व एक विचार या कुछ विचारक जिनके लिए एक शब्दावली आपने सुनी होगी, वो है सोफिस्ट। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के एक तो ये शब्दावली के बारे में आता है कि ये सोफिस्ट कहते किसे हैं। एक शब्दावली आपने सुनी होगी एपिक्यूरियनवाद, एपिक्यूरियनिज्म, एपिक्यूरियनवाद। एक शब्दावली आपने सुनी है स्टोइकवाद, स्टोइसिज्म। ये शब्दावलियों के बारे में आपने नाम सुना है, लेकिन ये क्या हैं, इनके बारे में भी थोड़ा हमें समझना चाहिए, ताकि हम ग्रीक जो थॉट पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे प्लेटो और अरस्तु दोनों ग्रीक विचारक हैं, तो चूंकि वो यूनानी विचारक हैं, तो यूनानी विचारों में ये जो विचारधाराएं हैं, इनके बारे में भी हमें थोड़ा सा समझना चाहिए, जानना चाहिए। देखिए, ये दोनों ही विचारधाराएं, ये दोनों ही प्लेटो के बाद की विचारधाराएं हैं। एक तो ये ध्यान रखें, ये प्लेटो और अरस्तु दोनों के ही बाद की विचारधाराएं हैं। तो चूंकि ये बाद की हैं, तो प्लेटो का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था, ये तो प्लेटो के बाद में आई। ये विचारधारा, बल्कि ये विचारधारा नहीं है, ये प्लेटो से पूर्व की स्थिति है। अब प्लेटो से पूर्व की स्थिति है, तो इनका निश्चित तौर पे प्रभाव प्लेटो पे पड़ेगा, और प्लेटो ने इनका समर्थन किया या इनको विरोध किया, वो तो हम बाद की बात है। यहाँ पे एक और विचारधारा की अगर हम बात करें या विचारक की बात करें, तो वो आ जाते हैं सुकरात। ये विचारक हैं। तो ये एक तरीके से इस क्रम में आप इन सब चीज़ों को समझिए। हम सोफिस्टों की अगर सबसे पहले बात करें, तो सोफिस्ट कोई विचारधारा नहीं है, बल्कि सोफिस्ट ऐसे टीचर्स हैं, ऐसे विचारक हैं, एजुकेटर्स हैं, जो कि उस समय के एथेंस में शिक्षा देने का काम करते थे। और ये उच्च शिक्षित लोग थे जो घूम घूम कर अलग अलग जगह पे जाकर और शिक्षा देने का काम करते थे। लेकिन शिक्षा देना इनका मूल मकसद नहीं था। इनका मूल मकसद वो शिक्षा देकर धन अर्जन करना था। मतलब ये कि शिक्षा देने के बदले वो धन प्राप्त करते थे, धन अर्जित करते थे। और ये शिक्षा देने का जो मूल काम इनका था, इनकी, लेकिन जितने भी सोफिस्ट विचारक थे, उन सब की विचारधारा लगभग एक जैसी थी। वो हेराक्लाइटिस की विचारधारा से प्रभावित थे। हेराक्लाइटिस की विचारधारा क्या थी, वो उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से इस सोफिस्ट विचार को अलग बात कर लेता हूँ। सोफिस्ट क्या है, देखिए, ये सोफिस्ट पहली बात तो ये विचारक हैं, विचारधारा नहीं है, बल्कि विचारक हैं जो शिक्षा देने का काम करते हैं। और शिक्षा देने का कार्य शुल्क लेकर धनार्जन इनका मूल उद्देश्य है। धन अर्जित करते थे शिक्षा देने के बदले। ये विचारक हैं वो हेराक्लाइटिस से प्रभावित हैं। हेराक्लाइटिस की विचारधारा से
प्रभावित है। और हेराक्लाइटिस की विचारधारा क्या है? तो हेराक्लाइटिस की विचारधारा ये है कि ज्ञान परिवर्तनशील है। ये प्रकृति नेचर में जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी इस दुनिया में है, इस संसार में है, इस ब्रह्मांड में है, वो सब कुछ परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है। एवरीथिंग इज चेंजेबल, सब कुछ परिवर्तनशील, सब कुछ परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है। मतलब स्थायित्व है ही नहीं। बिल्कुल कहीं भी स्थायित्व नहीं है। और जब कुछ भी स्थायित्व नहीं है, इसका मतलब किसी के द्वारा कही गई कोई भी बात या कोई भी कथन या कुछ भी इस दुनिया में वो अस्थायी न होने की वजह से ज्ञान है उसे हम स्थायी नहीं कह सकते। वो ज्ञान या सत्य जिसको हम सत्य कहते हैं, वो सत्य भी स्थायी नहीं है, वो सत्य भी चेंजेबल है। और चेंजेबल होने का मतलब है कि समय, काल और परिस्थितियों के अकॉर्डिंग सब चीज़ें उनके अकॉर्डिंग है। और उन चीज़ों के अकॉर्डिंग होने का मतलब ये सत्य है, वो क्या है? वो सापेक्ष है, वो हर चीज़ के सापेक्ष है। इसका मतलब सत्य निरपेक्ष नहीं है। हम ये कह दें कि ये बात एकदम परमानेंट सत्य है, वो कहता है कि निरपेक्ष नहीं है। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग चीज़ें, उसे हम सत्य कहेंगे, उसे हम ज्ञान कहेंगे। इसका मतलब ज्ञान परमानेंट नहीं है, ज्ञान निरपेक्ष नहीं है, बल्कि ज्ञान इस परिस्थिति में अलग बात ज्ञान है। इस परिस्थिति जब जैसे ही परिस्थिति चेंज हुई, वो ज्ञान की परिभाषा बदल जाएगी, ज्ञान का स्वरूप बदल जाएगा। ये हेराक्लाइटिस की मूल विचारधारा है। और चूंकि ये इस मूल विचारधारा के ऊपर सोफिस्ट विचारक चलते हैं, जो ये समझते हैं कि प्रकृति में कुछ भी स्थायी नहीं है, या प्रकृति की कोई एक निश्चित परिभाषा, प्रकृति में किसी भी चीज़ की कोई एक निश्चित परिभाषा वो नहीं दी जा सकती। ये मूलतः इन विचारकों का मानना है। तो इन विचारकों का ये भी मानना है कि जो राज्य है वो भी कोई एक निश्चित समय इस तरीके से प्रकृति प्रदत्त नहीं है, बल्कि लोगों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार इस राज्य का निर्माण किया, इस राज्य का गठन किया। तो राज्य को वो क्या मानते हैं? राज्य को वो कृत्रिम मानते हैं। वो कृत्रिम राज्य का समर्थन करते हैं कि राज्य का क्या हुआ? समझौते का परिणाम है। ये कुछ मूल विचारधाराएं हैं सोफिस्टों की, जिसके ऊपर सोफिस्ट ये ज्ञान देते हैं। लेकिन एक बात और समझिएगा आप, जिसको समझे बगैर मेरे ख्याल से आप सोफिस्टों के विचारों को प्लेटो से जोड़ नहीं पाएंगे। सोफिस्ट का ज्ञान देने का मूल अर्थ ये नहीं है कि सत्य क्या है, वो इस बारे में ज्ञान नहीं देते हैं, क्योंकि सत्य तो उनके अनुसार परिवर्तनशील है। तो किसी एक बात को तो सत्य कहा ही नहीं जा सकता। उनकी मूल विचारधारा या उनका ज्ञान देने का मूल उद्देश्य क्या है? उस समय की एथेंस की परिस्थितियों को समझिए आप। एथेंस में चूंकि लोकतंत्र था उस समय, और लोकतंत्र होने की वजह से लोगों की शासन प्रणाली में भागीदारी थी, और शासन प्रणाली में भागीदारी लोगों की होने की वजह से वो लोग प्रभावित थे जो अधिक से अधिक लोगों को अपनी वाक पटुता से, अपनी बोली से, अपने वाक चातुर्य से प्रभावित कर सकते थे। तो राजनीति में, शासन प्रणाली में वो लोग ज़्यादा प्रभावी होंगे, वो लोग ज़्यादा हावी होंगे जो लोग दूसरों को अपनी बातचीत से, अपनी वाक पटुता से प्रभावित कर सके। तो एथेंस के लोग शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य जो सोफिस्टों से लेते थे, धन उन्हें देकर, उनके पीछे उनका मकसद ये था कि वो ऐसा ज्ञान प्राप्त करें कि जिनसे उनमें वाक चातुर्य आए, एक तर्क ज्ञान, तार्किक शैली वो उनमें विकसित हो, और वो उस अपनी तर्क शक्ति के बदौलत, वो अपनी वाक पटुता की बदौलत, वाक चातुर्य की बदौलत वो अपना प्रभाव एथेंस के अन्य लोगों पर जमा सकें, और उसी वाक चातुर्य के बदौलत वो शासन प्रक्रिया में अपनी भूमिका को ज़्यादा प्रभावी तरीके से निभा सके। तरीके से शक्ति में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना, वो एक तरीके से मुख्य मकसद था लोगों का सोफिस्टों से ज्ञान प्राप्ति का। तो ज्ञान की कोई निश्चित परिभाषा नहीं थी सोफिस्टों के पास। जहां
सोफिस्टों का मतलब था कि वाक चातुर्य ही पैदा करना, तार्किक शैली को ही विकसित करना। इसका मतलब चाहे आप झूठ बोल रहे हैं, चाहे आपकी बात गलत है, सोफिस्टों का मानना था कि आप अपनी गलत बात को भी सच साबित कैसे कर सकते हैं, इस बात का आपको पता होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आपकी बात सत्य है, आपकी बात वो सदाचार के नज़दीक है, सद्गुण के नज़दीक है, ज्ञान के नज़दीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आपकी किसी भी सही और गलत बात को आप अपने तर्कों के माध्यम से लोगों के सामने तार्किक और सही साबित कैसे कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। सोफिस्टों द्वारा दिए गए ज्ञान का सबसे मूल मकसद ये है कि तर्क शैली को विकसित कैसे किया जाए, वाक पटुता या वाक चातुर्य उसको विकसित कैसे किया जाए, और अपनी सही या गलत जो भी जैसे भी स्थितियां हैं उसको भी सही साबित कैसे किया जाए। जबकि जब आप सुकरात की बात करते हैं, जब आप प्लेटो की बात करते हैं, तो आप जानते हैं सुकरात और प्लेटो दोनों ही सोफिस्ट विचारकों के कट्टर आलोचक हैं, एकदम विरोधी विचारक हैं। वो सोफिस्टों की इन समस्त धारणाओं को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि आप जिस तरीके से कहते हैं कि सत्य सापेक्ष होता है, निरपेक्ष नहीं होता, इसका मतलब तो है कि दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है। और यदि कुछ भी सत्य नहीं है तो हम किसी भी चीज़ का ज्ञान प्राप्त करने का हमारा मकसद क्या है? ज्ञान प्राप्त करने का मकसद यही तो है कि हम सत्य की खोज करें। और यदि सत्य सापेक्ष है, यदि सत्य की कोई निश्चित परिभाषा ही नहीं है, तो फिर सत्य तो बदल जाएगा। जिस बात को आप कह रहे हैं कि मैंने सत्य की खोज की, इसका मतलब है मुझे सत्य का ज्ञान हुआ, तो कुछ समय बाद तो आपका सत्य रहेगा ही नहीं। तो आपने सत्य का ज्ञान प्राप्त किया कैसे? वो सोफिस्टों की इस बात का भी विरोध करते हैं कि जिस बात के ऊपर आप ये जोर देते हैं कि आप शिक्षा या ज्ञान केवल ये है कि आप अपनी सही या गलत किसी भी बात को लोगों के सामने सत्य साबित करें, ये सत्य नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो सद्गुण है। सुकरात ने कहा कि ज्ञान तो सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है। मतलब ये कि अगर आप बोलते हैं, ये कहते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, तो केवल ये कहने मात्र को ही ये ज्ञान नहीं है, बल्कि आपके द्वारा सत्य बोलना ही, अगर आपको सच बोलना ही आता है, इसी का मतलब आपको वास्तविक रूप से ज्ञान प्राप्त हुआ है। आप कहते हैं कि सत्य बोलना चाहिए और आप झूठ बोलते हैं, इसका मतलब आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। वो उन सोफिस्टों के इस विचार को भी नजरअंदाज करते हैं, बल्कि विरोध करते हैं, इसका आलोचना करते हैं कि वो धन अर्जन करके जो शिक्षा देते थे, इस बात का भी विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि शिक्षा देना, ज्ञान देना, वो धन अर्जन करके अगर आप ज्ञान दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ज्ञान नहीं दे रहे हैं, आप केवल उसे धन अर्जन करने का एक तरीका आपके पास आ गया। तो वो सोफिस्टों की इस बात का भी विरोध करते हैं। तो एक फेज तो ये है कि जिसमें हम प्लेटो से पूर्व की इन सोफिस्टों की इस बात विचारों की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो आया फेज, जिसमें सुकरात सोफिस्टों की इस पूरी विचारधारा को पूरी तरीके से खंडित करते हैं, उसका विरोध करते हैं और एक नई विचारधारा लेके आते हैं कि ज्ञान क्या है। जहां ये कहते हैं कि ज्ञान सापेक्ष है, सुकरात इस विचार को लेके आते हैं कि ज्ञान निरपेक्ष है। और प्लेटो सोफिस्टों के विचार का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, बल्कि प्लेटो तो सुकरात के विचारों का प्रतिनिधित्व करता है, सुकरात के विचारों को आगे बढ़ाता है। सुकरात के विचार क्या थे, प्लेटो के विचार क्या थे, वो हम थोड़ा आगे बात करते हैं। उससे पहले मैं एपिक्यूरियनवाद की थोड़ी बात कर लेता हूँ और स्टोइकवाद की थोड़ी बात कर लेता हूँ कि ये दो विचार क्या हैं। हालांकि आपके सिलेबस से सीधे तौर पे संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप ग्रीक थॉट पढ़ते हैं, यूनानी विचार पढ़ते हैं, तो यूनानी विचारों के इस हिस्से को भी आपको थोड़ा सा समझना चाहिए जो प्लेटो और सुकरात के बाद आई। एपिक्यूरियनवाद की अगर हम बात करें तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप एपिक्यूरियनवाद को तब समझ पाएंगे जब आप भारतीय विचारों में चारवाक को आपने अगर पढ़ा है या सुना है आपने कि चारवाक सिद्धांत क्या था। तो जो चारवाक सिद्धांत भारतीय दर्शन में है
वही स्थान यूनानी दर्शन में एपिक्यूरियनवाद रखता है, एपिक्यूरियनिज्म रखता है। एपिक्यूरियनवाद का सीधा संबंध सुखवाद से है। वो सुखवाद जो आगे जाके बेंथम ने उपयोगितावाद का आधार जिस सुखवाद को माना। हालांकि बेंथम का सुखवाद उस सीमा तक भौतिक सुखवाद है बेंथम का सुखवाद, लेकिन फिर भी एपिक्यूरियनवाद और चारवाक सिद्धांत जो भारतीय दर्शन का है वो तो भौतिक सुखवाद को ही अपना अंतिम लक्ष्य मानते हैं। सुखवाद भी कौन से प्रकार के सुख? केवल भौतिक सुखों पर जोर देता है। और एपिक्यूरियनवाद कहता है कि इस जीवन में आप विचारों पर बहुत ज़्यादा मत जाइए, ज्ञान के पीछे मत भागिए। इस जीवन का अंतिम एकमात्र उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति करना है, शारीरिक सुखों की प्राप्ति करना है। जिस तरीके से चारवाक दर्शन ने कहा कि आप ऋण लेकर भी अगर घी पीते हैं तो ये ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं। आपको ज्ञान कितना है, क्या आता है, क्या नहीं आता है, बौद्धिक तत्व, मानसिक तत्व, इसके ऊपर जोर देने की ज़्यादा, इस बारे में सोचने के, विचार करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आप शारीरिक रूप से कितना सुख प्राप्त करते हैं, आप भौतिक सुखों की कितनी प्राप्ति करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। आप परमात्मा की, आत्मा की, परलोक के बारे में चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। लौकिक जीवन इम्पोर्टेंट है, ये एपिक्यूरियनवाद कहता है और यही भारतीय दर्शन में चारवाक कहता है। जब आप स्टोइकवाद की बात करते हैं तो एपिक्यूरियनवाद के बाद में स्टोइकवाद आया, और स्टोइकवाद एक तरीके से एपिक्यूरियनवाद की विरोधी विचारधारा है। इसकी आलोचक के रूप में, इसकी आलोचना के रूप में, इसकी प्रतिक्रिया के रूप में यूनान में स्टोइकवाद आया। और स्टोइक दर्शन कहता है कि एक्चुअल में जिस भौतिक सुखों की, जिस शारीरिक सुखों की बात एपिक्यूरियनवाद कहता है, ये वास्तविकता नहीं है, बल्कि विचार जगत इंपॉर्टेंट है। पारलौकिक जीवन वो भी इंपॉर्टेंस रखता है, बौद्धिक तत्व वो इंपॉर्टेंस रखता है। जहां ये शारीरिक तत्व पे जोर देता है, जहां ये भौतिक तत्व पे जोर देता है, ये जोर देता है बौद्धिक तत्व पे। ये कहता है बौद्धिक ज्ञान महत्वपूर्ण है, मानसिक ज्ञान महत्वपूर्ण है, क्योंकि बौद्धिक ज्ञान से व्यक्ति को आत्मिक संतुष्टि मिलती है। आत्मा, मोक्ष, बौद्धिक दर्शन, ये सब चीजें ये स्टोइकवाद ने पुनः स्थापित की और कहा कि मानसिक शांति के लिए क्या करना चाहिए, किस तरीके से व्यक्ति अपनी मानसिक क्षुधा, मानसिक भूख उसको मिटाए। क्योंकि व्यक्ति पशु जगत से अलग है, मानव पशुओं से अलग है। इस एपिक्यूरियनवाद के अगर आप पीछा करेंगे, इसका अनुसरण करेंगे, तब तो पशु में और मानव में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं रह जाएगा। स्टोइकवाद मानव को पशुओं से श्रेष्ठ किस्म की श्रेणी में ले जाके खड़ा करता है और कहता है कि पशु शारीरिक सुख तो पशु भी चाहता है, और वो इसी शारीरिक सुख के पीछे अपने जीवन को जीता है। मानव अगर पशुओं से श्रेष्ठ है तो केवल अपनी बौद्धिक क्षमता की वजह से है। तो अगर वो बौद्धिक क्षमता की वजह से उससे अलग है, उससे श्रेष्ठ है, तो फिर उसे इस श्रेणी में, जिस श्रेणी में वो अलग है, उसकी संतुष्टि भी उसके लिए जरूरी है। तो वो बौद्धिक विकास की बात करता है, बौद्धिक संतुष्टि की बात करता है, मानसिक भूख की बात करता है कि व्यक्ति का नैतिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो। ये सारी बात वो अलग प्रकार का दर्शन जो बौद्धिक दर्शन है वो स्टोइकवाद है। ठीक है। इस चरण में सुकरात के इस सिद्धांत को फॉलो प्लेटो करता है। तो शुरुआती बात तो ये देखिए, हम इसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक बात और मैं आपसे कर लेता हूं यहां पर, और एक आपने नाम सुना होगा पेलोपोनेशियन वार युद्ध जो हुआ यूनान में स्पार्टा और एथेंस के बीच, जिसका प्लेटो पर काफी प्रभाव पड़ा, जिसकी बात हम आगे करेंगे। पेलोपोनेशियन युद्ध। मैं ये शब्दावली आपको पहले से इसलिए बता रहा हूं कि इन सब शब्दावलियों का प्लेटो से सीधा संबंध है। पेलोपोनेशियन वार होता है और ये युद्ध होता है 431 ईसा पूर्व से 404 ईसा पूर्व।
और आप जानते हैं प्लेटो का जन्म कब हुआ? 428 ईसा पूर्व। तो उसके जन्म के शुरुआती चरण में जब वो लगभग 22-23 साल का था, तब तक पेलोपोनेशियन युद्ध चल रहा था। तो उसका बचपन इस युद्ध को देखते हुए गुजरा, उसका युवावस्था में भी उसने इस युद्ध को देखा, तो इसका प्रभाव निश्चित तौर पे प्लेटो पे पड़ने वाला था। और ये युद्ध हुआ स्पार्टा और एथेंस के बीच। स्पार्टा और एथेंस के बीच ये युद्ध हुआ। ये युद्ध 3 चरणों में हुआ, तो 3 अलग अलग फेज में हुआ ये युद्ध, ठीक है ना। तो इसका जो तीसरा फेज था, जो 411 ईसा पूर्व से 404 ईसा पूर्व तक चला था, उस युद्ध में तो आपको एक जानकारी और बता देता हूं मैं, सुकरात ने भी हिस्सा लिया था और सुकरात उस युद्ध में पैदल सैनिक के रूप में लड़ा था। पैदल सैनिक के रूप में उसने युद्ध लड़ा था एथेंस की तरफ से। एथेंस में लोकतंत्र, स्पार्टा में सैनिक तंत्र। तो ये 2 प्रकार की विचारधाराओं के बीच का युद्ध था, 2 प्रकार की शासन प्रणालियों के बीच का युद्ध था। जहां एथेंस में लोकतंत्र था, वहीं स्पार्टा में वो सैनिक तंत्र था। और सैनिक तंत्र हम बात करेंगे, चाहे प्लेटो की शिक्षा प्रणाली पढ़ेंगे तब भी बात करेंगे, एथेंस की शिक्षा प्रणाली कैसी थी, स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली कैसी थी। तो उन दोनों से ही प्लेटो पर प्रभाव पड़ा और वहाँ दोनों से ही उसने वो कुछ गुण अलग अलग वो तत्व वहाँ से लिए, ठीक है। तो पेलोपोनेशियन वार का भी प्लेटो पर प्रभाव पड़ता है। वो अब चाहता है कि एथेंस, जो कि स्पार्टा के सामने सैनिक मामलों में, सैनिक युद्ध में जो कमजोर पड़ता जा रहा है, वो एक ऐसे राज्य की स्थापना करे, एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना करे, जो आदर्श राज्य जहां पर पूरी तरीके से शांति हो, जिसमें व्यक्ति अपने बौद्धिक विकास की तरफ सोचे, जहां पे व्यक्ति के जीवन में और अपने आप को खोजने की उसे अवसर मिले। तो इस युद्ध से वो उकता गया था एक तरीके से प्लेटो। तो वो एक अलग तरीके के आदर्श राज्य की कल्पना कर रहा है, जो एथेंस के शासन से भी श्रेष्ठ है और जो कि स्पार्टा के शासन से भी श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर हमें इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जब प्लेटो अपना पूरा दर्शन देगा आगे, राज दर्शन जो देगा, आदर्श राज्य की जो बात करेगा, दार्शनिक राजा की जो बात करेगा, चाहे अपना न्याय सिद्धांत देगा, हमें इन पृष्ठभूमियों का थोड़ा सा विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए, हम प्लेटो के जीवन काल की बात करते हैं, उसके जीवन परिचय की बात करते हैं। प्लेटो का जन्म होता है एथेंस में। प्लेटो एथेंस निवासी था, जबकि आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, अरस्तु एथेंस का मूल निवासी नहीं था। प्लेटो एथेंस का मूल निवासी था, जबकि अरस्तु वो तो मैसिडोनिया का था। मैसिडोनिया में स्टेगिरा नामक एक स्थान है, वहां का था। आप आगे जाके अरस्तु में पढ़ेंगे कि अरस्तु को प्लेटो की मृत्यु के बाद उसने जो अकादमी की स्थापना की थी, जो उसकी शिक्षण संस्था थी, उसका निदेशक नहीं बनाया था, उसका अध्यक्ष नहीं बनाया था। और अध्यक्ष नहीं बनाने की पीछे सबसे बड़ी वजह यह थी कि एथेंस का मूल निवासी नहीं था अरस्तु, और उस वक्त के एथेंस में वहाँ के मूल निवासी होना वो किसी भी प्रकार की चीज़ में एक प्राथमिक योग्यता के रूप में माना जाता था। तो एथेंस को इस बारे में, अरस्तु को इस बारे में एक ये समझिए कि एक रोष भी था, एक कुंठा भी थी कि उसे अकादमी का अध्यक्ष नहीं बनाया गया, केवल इस वजह से कि वो एथेंस का मूल निवासी नहीं था। इसलिए फिर बाद में उसने लाइसियम या लीसियम नामक एक अलग शिक्षण संस्था की स्थापना की। हम आगे बात करेंगे उस बारे में। जन्म एथेंस में हुआ। इसके पिता का नाम एरिस्टोन, माँ का नाम पेरिक्टेनी। हालांकि ये कोई बहुत ज़्यादा विशेष बात नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना, लेकिन ये समझिए कि दोनों ही जो उसके माता पिता हैं, वो माता पिता राजवंश से संबंधित हैं। इन दोनों का ही संबंध राजवंश से है। तो मतलब ये कि प्लेटो वो शाही खून था, एक तरीके से रॉयल ब्लड था। वो उसके पूर्वज वो शाही परिवार से थे, माता और पिता दोनों ही शाही परिवार से चूंकि थे, तो प्लेटो में ही भी वो शाही जो गुण थे वो एक तरीके से विद्यमान थे। तो
वो जो दार्शनिक राजा का सिद्धांत देता है कि दार्शनिक राजा कैसा होना चाहिए, जो राजनीति के सिद्धांत देता है, उसके पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि उसका संबंध वो शाही परिवार से है। ठीक है, फिर हम बात करें उसके आगे उसके मूल नाम की, तो यहाँ ध्यान रखें कि कभी कभी प्लेटो का मूल नाम दे दिया जाता है कि ये विचार किसने दिया, या उस संबंध में देखें तो प्लेटो का मूल नाम एरिस्टोक्लीज था। एरिस्टोक्लीज ये उसका मूल नाम था, प्लेटो उसका मूल नाम नहीं था। प्लेटो तो उसका उपनाम था, और प्लेटो नाम उसे दिया सोक्रेटिस ने, सुकरात ने, उसके गुरु ने। और नाम देने के पीछे की वजह ये रही कि प्लेटो बहुत सुंदर था, बलिष्ठ शरीर था, शारीरिक रूप से कदकाठी बहुत बढ़िया थी, कंधे चौड़े थे। तो चूंकि वो दिखने में बहुत शारीरिक रूप से बलिष्ठ था, चौड़े कंधे थे, तो सुकरात ने उसे नाम दिया प्लेटो। तो एरिस्टोक्लीज उसका मूल नाम है और प्लेटो उसका उपनाम है। उसके गुरु सुकरात, सोक्रेटिस, ये उसकी शुरुआती एक तरीके से परिचर्चा है, शुरुआती उनका परिचय है। 399 ईस्वी में सुकरात की मृत्यु होती है। उससे पहले प्लेटो लगभग 8-9 साल सुकरात के पास पढ़ता है, और सुकरात के पास जब वो आया तब उसे इस बात का ज्ञान हुआ। सुकरात ने जिस तरीके से वो ज्ञान दिया अपने स्टूडेंट्स को, उसमें उन्होंने सोफिस्टों के विचारों का पूरी तरीके से खंडन करते हुए कहा कि ज्ञान ही सद्गुण है। और प्लेटो के जितने भी आप विचार पढ़ेंगे आगे, सुकरात का प्रभाव प्लेटो पर पूरी तरीके से रहा। और मैक्सी ने तो कहा भी कि सुकरात प्लेटो में पुनर्जीवित हो उठा। मतलब कि प्लेटो की जितनी भी हम रचनाएं देखेंगे आगे, सारी की सारी रचनाओं में हम बात करेंगे कि प्लेटो की समस्त रचनाओं में सुकरात उसके प्रधान चरित्र के रूप में है। उसने संवाद शैली में जो जिस तरीके से अपने ग्रंथ लिखे, उसमें अलग अलग चरित्र हैं। तो प्लेटो को जो बात कहनी है वो सुकरात के मुंह से कहलवा रहा है, उसके प्रधान चरित्र सुकरात है। तो अपने गुरु के प्रति उनका ये जो दृष्टिकोण है, अपने गुरु के प्रति उनकी जो कृतज्ञता है, वो इस बात से जाहिर होती है। और उन्होंने सुकरात के समस्त विचारों को जिया एक तरीके से। प्लेटो के सारे विचारों का मूल ज्ञान ही सद्गुण है, जो कि मूलतः सुकरात का विचार था। हम बात करेंगे उसकी आकृति सिद्धांत की, हम बात करेंगे उसकी गुफा के सादृश्यता सिद्धांत की। सब में आप सुकरात के उन विचारों को, सुकरात की उन बातों को आप देखेंगे कि वो वहाँ पे पूरी तरीके से अप्लाई होती है। ठीक है, आप देखें प्लेटो 399 ईसा पूर्व में जब सुकरात को मृत्युदंड की सजा दी गई, जहर का प्याला पिलाया गया, हेमलॉक जिस जहर को कहा जाता है, उसका हेमलॉक नाम आता है। उस हेमलॉक का प्याला सुकरात को पिलाया गया, उनकी मृत्यु हुई। अब प्लेटो को वहाँ पे इस बात का डर था कि चूंकि प्लेटो सुकरात के सबसे प्रिय शिष्य थे और सुकरात के ही विचारों पर चलते थे, तो अब ऐसी स्थिति में खुद उनके विरोध में भी कहीं एथेंस की जो शासन प्रणाली है उनको भी मृत्युदंड की सजा न सुना दे, या उनके विरुद्ध कोई ऐसा आदेश जारी ना कर दे, तो प्लेटो एथेंस को छोड़ देते हैं और वहाँ से वो भ्रमण करते हैं। आसपास के बहुत सारे क्षेत्रों के वो अलग अलग जगह पे जाते हैं। कहा जाता है कि वो भारत में भी शायद आए होंगे। प्लेटो के न्याय सिद्धांत को जब हम पढ़ते हैं, और जब वो कहते हैं कि 3 वर्ग होंगे, कोई वर्ग एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि भारत में भी उस समय वर्ण व्यवस्था थी, 4 वर्ण हुआ करते थे। कहा जाता था कि कोई भी वर्ण एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा, अपना अपना काम करेंगे। तो प्लेटो पर भारतीय वर्ण व्यवस्था का वो प्रभाव वो पड़ा, और वो अपने न्याय सिद्धांत में यहीं से प्रभावित होकर वो अपना न्याय सिद्धांत देते हैं। ऐसा कहा जाता है, इसके कोई प्रमाणिक स्रोत नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है। लगभग 386 ईस्वी के आसपास, 387-386 ईसा पूर्व के आसपास प्लेटो एथेंस वापस पहुंचते हैं, और वहां जाकर वो एक शिक्षण संस्था की स्थापना करते हैं। और वो शिक्षण संस्था जिसका नाम आप जानते हैं अकादमी की स्थापना करते हैं। 386 ईसा पूर्व की मानी जाती है ये घटना कि 386 ईसा पूर्व में उन्होंने अकादमी की स्थापना की। इस अकादमी
के मेन गेट पे लिखा था कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट इस अकादमी में प्रवेश नहीं ले सकता जिसे ज्यामिति के सामान्य नियमों का ज्ञान ना हो। ये कहा जाता है कि उस अकादमी के मेन गेट पे ये लिखा हुआ था। देखिए, ये अकादमी है वो यूरोप की संभवतः पहली यूनिवर्सिटी, पहला विश्वविद्यालय, ये माना जाता है कि ये पहला विश्वविद्यालय है। 386 ईसा पूर्व से लेकर 522 ईस्वी तक, ये ईसा पूर्व नहीं है, ये ईस्वी है, ये अकादमी अपना ज्ञान का प्रचार करती रही, ज्ञान देती रही। और 522 ईस्वी में रोमन सम्राट है एक, जिनका नाम जस्टिनियन ने एथेंस पे आक्रमण किया और इस अकादमी को बंद करवा दिया। तो अकादमी अपने ज्ञान का प्रचार कब से कब तक करती रही? 386 ईसा पूर्व से 522 ईस्वी तक, लगभग 900 सालों तक अकादमी स्थापित रही और वहां पर ज्ञानार्जन और ज्ञान देने का काम होता रहा। इसको बंद कराने का जो काम किया वो रोमन सम्राट थे जस्टिनियन, उन्होंने इसे बंद करवाया। ठीक है। इनके द्वारा, प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ कौन कौन से थे, प्लेटो की अध्ययन पद्धतियां क्या थी, कैसे क्या थी, वो हम बाद में बात करेंगे। पहले उनके द्वारा लिखित ग्रंथों की बात कीजिए कि प्लेटो ने कौन कौन से संवाद लिखे। तो देखिए, प्लेटो के ग्रंथों को संवाद कहते हैं। एक बात तो ये डायलॉग्स कहते हैं, इंग्लिश में बात करें तो डायलॉग्स कहते हैं कि प्लेटो के ग्रंथ हैं वो डायलॉग्स हैं। डायलॉग्स का मतलब संवाद, संवाद शैली में लिखे गए। संवाद शैली का मतलब ये कि जिस तरीके से आप आजकल पढ़ते हैं ना, एकाकी, विभिन्न प्रकार के पात्र होते हैं, पहले ये बोलता है, फिर उसका उत्तर वो देता है, फिर ये तीसरा बोलता है, कई प्रकार के चरित्र हैं, पात्र हैं, और उन पात्रों के बीच में बातचीत होती है, वार्तालाप होता है। उसी वार्तालाप शैली में उन्होंने अपने ग्रंथ लिखे। कई ग्रंथ थे, माना जाता है कि 38 ग्रंथ है कि 36 ग्रंथ है, लेकिन उन ग्रंथों में से 28 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं। 28 संवाद माने जाते हैं कि ये प्रमाणिक है। ठीक है। इन 28 ग्रंथों में से महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से हैं वो देखिए आप। इन 28 ग्रंथों में 3 किताबें जो उनके सबसे फेमस रही, सबसे फेमस ग्रंथ, उन 3 ग्रंथों की बात तो मैं यहां कर लेता हूं। सबसे पहले एक तो है रिपब्लिक, जो उनकी सबसे महत्वपूर्ण किताब है, जिस किताब से प्लेटो की पहचान है, यह है रिपब्लिक। एक है स्टेट्समैन, ये उनकी एक और बहुत महत्वपूर्ण किताब है, और जो उनकी सबसे अंतिम समय में लिखी गई किताब है, जो उन आकार के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा ग्रंथ भी है, वो है द लॉज। ये 3 ग्रंथ उनके सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से शामिल है। इन 3 ग्रंथों के अलावा अगर हम बात करें तो हम आगे बात करते हैं। पहले देखिए रिपब्लिक की बात करते हैं। इस रिपब्लिक को ये कहा जाता है कि लगभग 386 ईस्वी के आसपास ही उन्होंने इस रिपब्लिक को भी लिखा। ये युवावस्था में उनके द्वारा लिखी गई किताब थी, और इस किताब में वो आदर्श राज्य का जिक्र करते हैं। इस किताब के 10 भाग हैं, और इस किताब की देखिए 2-3 महत्वपूर्ण बातें समझना आप। सबसे पहली बार इस पुस्तक का अंग्रेजी में जो अनुवाद हुआ, वो अंग्रेजी में अनुवाद सबसे पहली बार बेंजामिन जोवेट ने किया। बेंजामिन जोवेट। और कब किया? 1871 में। ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। बेंजामिन जोवेट अंग्रेजी में पहली बार रिपब्लिक का अनुवाद करते हैं 1871 में। इस पुस्तक में मूलतः आदर्श राज्य का जिक्र किया गया, न्याय सिद्धांत का जिक्र किया गया, दार्शनिक राजा का जिक्र किया गया, शिक्षा व्यवस्था की बात की गई, साम्यवादी प्रणाली की बात की गई। और शिक्षा व्यवस्था के बारे में तो इसमें रूसो ने फिर बाद में एक किताब लिखी द एमिल,
उस अपनी किताब द एमिल, जो कि रूसो ने शिक्षा पर ही लिखी थी, उस संदर्भ में रूसो प्लेटो के इस रिपब्लिक के बारे में एक कथन कहते हैं। वो कहते हैं कि रिपब्लिक शिक्षा शास्त्र, राजनीति शास्त्र पर नहीं बल्कि शिक्षा शास्त्र पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। तो एक तरीके से रिपब्लिक विभिन्न प्रकार की विषय वस्तुओं को समेटे हुए एक ऐसा ग्रंथ है जो कि बहुत काव्यात्मक शैली में लिखा गया, श्रृंगात्मक शैली में लिखा गया। एक कल्पनावादिता चूँकि रिपब्लिक में है तो पढ़ने में बहुत ही रसपूर्वक है, बहुत ही अच्छे तरीके से एक तरीके से पाठकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जबकि आप अरस्तू की जब आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो अरस्तू की पॉलिटिक्स रसहीन पुस्तक है, जिसमें आपस में कहीं भी कनेक्शन नहीं है। उसमें एक तरीके से एक दूसरे अध्याय में या एक अध्याय के भी विभिन्न हिस्सों में किसी प्रकार का लिंक नहीं है। जबकि प्लेटो की रिपब्लिक एक ही चरणबद्ध तरीके से लिखी गई एक पुस्तक है। रिपब्लिक के बारे में बारकर ने कहा कि रिपब्लिक है, उसके बारे में कहा जाता है कि ये बादलों में नगर है, मतलब काल्पनिक है। ये कहीं नहीं का नगर है, कि मतलब ऐसा नगर रिपब्लिक में पूरा डिजाइन किया गया है कि जो कहीं नहीं हो सकता। ये सूर्यास्त के बाद का 1 घंटे का समय है जो कि एक घंटे तक रहता है और उसके बाद में अस्त हो जाता है। लेकिन बारकर कहते हैं ऐसा नहीं है, रिपब्लिक ऐसा नहीं है, बल्कि ये वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित राज्य है। बल्कि कम से कम प्रभावित करने वाला तो कम से कम ऐसा है कि जो वास्तविक राज्य को प्रभावित करे, कम से कम ऐसा तो है। ये बारकर का कथन है रिपब्लिक के बारे में। तो रिपब्लिक की एक तरीके से प्लेटो को मूलतः जो प्रदर्शित करता है जो ग्रंथ, वो एक्चुअल में रिपब्लिक है। ठीक है, देखिए दूसरी किताब हम स्टेट्समैन की बात करें तो स्टेट्समैन में राज्यों का वर्गीकरण दिया गया। इसकी जो मूलतः विषय वस्तु है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, वो राज्यों का वर्गीकरण अगर पूछें तो वो राज्यों का वर्गीकरण स्टेट्समैन में दिया गया। संभावित राज्य की बात स्टेट्समैन में की जाती है। संभावित राज्य की बात और कर लीजिए। जबकि डलोज की बात करें तो डलोज उन्होंने वृद्धावस्था में लिखा और सबसे अंतिम ग्रंथ है उनका, ये उनका अंतिम ग्रंथ है। आकार के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा ग्रंथ है, विशालतम ग्रंथ है ये प्लेटो का। आकार के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा ग्रंथ है। और डलोज की जहां तक बात है तो इसमें चूंकि उन्होंने वृद्धावस्था में लिखा, ये युवावस्था में था, तो ऐसी स्थिति में जोश रहता है, कल्पनाशीलता रहती है। तो जोश जोश में उन्होंने आदर्श राज्य की स्थापना की। जबकि वृद्धावस्था में जब उन्होंने डलोज लिखा, और आप जानते हैं कि प्लेटो ने आदर्श राज्य की स्थापना करने के लिए 2 बार कोशिशें भी की थी। उनके एक मित्र थे दियोन की सहायता से उन्होंने डायोनिसियस, सिराक्यूज के जो राजा थे डायोनिसियस द्वितीय, उनको दार्शनिक राजा बनाने की ट्रेनिंग देने की कोशिश की थी 2 बार, और दोनों ही बार उनकी कोशिश असफल रही। और दूसरी बार तो उन्हें बचकर जैसे तैसे करके जान बचाकर भागना पड़ा। तो इस तरीके से अपने वृद्धावस्था तक प्लेटो को मोटे मोटे तौर पे ये बात समझ आ चुकी थी कि जिस आदर्श राज्य की स्थापना करने की वो रिपब्लिक में बात करते हैं वो व्यवहारिक नहीं है। तो यहाँ पे वो व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। और प्लेटो आप जानते हैं मूलतः आदर्शवादी विचारक हैं, तो उनके आदर्शवादी विचार तो हैं रिपब्लिक में जो उनके मूल विचार हैं, लेकिन अपने अंतिम समय में वो यथार्थवादी विचारधारा की तरफ आ जाते हैं, थोड़े व्यवहारिक हो जाते हैं, और यहाँ वो अपना उप आदर्श राज्य उसको स्केच करते हैं, उसको डिजाइन करते हैं और उसका विचार देते हैं। तो डलोज में उप आदर्श राज्य का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो आप इन तीनों किताबों के बारे में समझिए। अच्छा, इस द रिपब्लिक जो एक किताब है उनकी, इस किताब पर रियासत नाम से उर्दू में इसका अनुवाद किया था, और वो किया था भारत के राष्ट्रपति में रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन। उन्होंने इसका उर्दू में अनुवाद भी किया था।
ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इनकी और बुक्स कौन कौन सी रही, तो देखिए और बुक्स में आप 3 किताबें तो वो है मीनो, क्रीटो, फीडो, लाचीज, इसके अलावा सिंपोजियम, इसके अलावा आपके अपोलॉजी, कई बुक्स हैं जो उन्होंने लिखी, प्रोटेगोरस, कई किताबें हैं जो प्लेटो द्वारा लिखी थी और सारी की सारी संवाद शैली में लिखी हुई है। ये ध्यान रखिए आप, संवाद शैली का मतलब मैंने आपको बता दिया है, वार्तालाप शैली में लिखी हुई है जिसमें विभिन्न प्रकार के पात्र हैं और जितनी भी किताबें हैं उनमें प्रधान चरित्र के रूप में कौन है, सुकरात है। प्रधान पात्र के रूप में कौन है, सुकरात है। यहाँ अपोलॉजी की और थोड़ी सी समझिए आप, अपोलॉजी की बात मैं थोड़ी सी और बता देता हूँ आपको। अपोलॉजी एक व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया ग्रंथ है, इसमें भी प्रधान चरित्र सुकरात है। अपोलॉजी का मतलब माफीनामा। सुकरात को जब मृत्युदंड की सजा दी गई तो उस घटना को लेकर प्लेटो ने ये अपोलॉजी नामक ग्रंथ लिखा कि सुकरात से एक तरीके से माफ़ी मांग रहे हैं वो। यूनान का, एथेंस का पूरा समाज वो सुकरात के प्रति वो शर्मिंदा मानते हैं कि सुकरात से शर्मिंदा है पूरा समाज। माफ़ीनामा कि काश सुकरात तुम इस एथेंस के समाज में, एथेंस की परंपरागत धारणाओं में आप वैसे ढल जाते तो तुम्हें मृत्युदंड नहीं मिलता, तुम भी वैसा ही जीवन जीते जैसा एथेंस के और जो अज्ञानी लोग जीवन जी रहे हैं। वो अपनी अपोलॉजी में इस तरीके के व्यंग्यात्मक शैली में वो बात लिखते हैं। अपोलॉजी की इस ग्रंथ की गांधी जी ने भी, महात्मा गांधी ने भी गुजराती में अनुवाद किया था और गुजराती में जो उन्होंने अनुवाद किया उस बुक का नाम उन्होंने रखा सत्यवान। तो इस तरीके से ये मोटे मोटे तौर पे, और भी कई बुक्स हैं प्लेटो की, तो ये मोटे मोटे तौर पे सारी की सारी बुक्स हैं जो प्लेटो की किताबें हैं। प्लेटो की बुक्स के बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्लेटो और सुकरात के संबंधों पर कि प्लेटो पर सुकरात का क्या प्रभाव रहा। प्लेटो पर सुकरात का प्रभाव जो मैंने शुरुआत में आपके 4 भागों में बांटा था ना, सोफिस्ट, फिर सुकरात, फिर एपिक्यूरियनवाद, फिर स्टोइकवाद, वहां पे हमने 3 की चर्चा की थी, सुकरात की चर्चा वहां नहीं की थी। सुकरात की चर्चा आप यहाँ करते हैं कि प्लेटो पर सुकरात का प्रभाव क्या रहा। एक्चुअल में अगर आप प्लेटो को पढ़ रहे हैं तो आप यूँ समझिए कि पूरी तरीके से सुकरात को पढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि सुकरात ने अपने जीवन में कोई किताब नहीं लिखी, बुक नहीं लिखी, बल्कि उन्होंने केवल विचार वैसे दिए और उनके मूल विचार ये थे कि ज्ञान ही सद्गुण है, या फिर उनका ये मानना था कि मुझे इस बात का ज्ञान है कि मुझे ज्ञान नहीं है। वो अपने से पहले जो विचारक थे उनसे अपने आप को इस मायने में अलग मानते थे कि देखिए एक संस्मरण भी आता है कि जब सुकरात से पूछा गया, सुकरात पर अभियोग लगा, एथेंस के शासन ने अभियोग लगाया कि आपके ऊपर अभियोग लगाया जाता है, एथेंस के बहुत सारे लोग आपके विरोध में हैं, तो आप पे ये सारे के सारे आप पे अभियोग क्यों लगा रहे हैं, आपने ऐसा क्या, किस तरीके से, कैसे, क्या है ये उस मामले के बारे में। क्योंकि आप जानते हैं कि सुकरात थे वो सार्वजनिक स्थल पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करते थे, वाक्पटुता की प्रश्न वार्तालाप शैली से, संवाद शैली से विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठाया करते थे, अनेकों प्रकार के प्रश्न उठाया करते थे। और जो उस समय के एथेंस के प्रभावशाली लोग थे वो अपने प्रभाव को अधिक जमाने के लिए वहाँ सुकरात के सामने सुकरात को हराने के उद्देश्य से उनमें भाग लेते थे, लेकिन आखिरकार सुकरात के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते थे। तो इस वजह से न केवल वो वहाँ पे उस वाक्पटुता के उस युद्ध में हार जाते थे, बल्कि अपने आप को अपमानित भी महसूस करते थे। और जब इस तरीके से वो प्रभावशाली लोग वो सुकरात से बार बार उस वाक युद्ध में हार रहे थे, तो वो सभी सुकरात के विरोधी हो गए थे
और सुकरात एथेंस की शासन प्रणाली में चूंकि उनकी भूमिका प्रभावी थी, तो सुकरात पर उन्होंने अभियोग चलवाया। तो सुकरात ने कहा कि मेरे ऊपर अभियोग चलाने की एक वजह यह है क्योंकि वहाँ के एथेंस का एक बड़ा जो मंदिर था, जिसका एक पृष्ठ था, पुजारी था, जो पादरी था, उसने ये बात कही थी कि एथेंस का सबसे जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सुकरात है, जबकि सुकरात खुद ऐसा नहीं मानते थे। तो सुकरात का ये मानना था कि वो जो कह रहे हैं वो बात पूरी तरीके से ठीक नहीं है, लेकिन वो ठीक नहीं है इस बात को मैं चेक तो करूं। तो सुकरात एथेंस के विभिन्न जगह पर जा जाके वो जिन लोगों को बुद्धिमान मानते थे, ज्ञानी मानते थे, इंटेलिजेंट मानते थे, वो वहां जा जाके उनसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते थे। वो जानना चाहते थे कि वास्तव में वो व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी है या मेरे बारे में वो जो पृष्ठ, वो जो पादरी कह रहे हैं कि सुकरात बड़े ज्ञानी हैं, वो बात वो सही है कि गलत है। एक्चुअल में तो वो अपने उस बात को गलत साबित करना चाह रहे थे। तो वहां पे जब वो विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठाए करते और विभिन्न प्रकार के वो जो संवाद शैली से, एक संवाद शैली क्या है, एक प्रश्न उठाया, उसका जवाब दिया, उसी जवाब में दूसरा प्रश्न उठाया, और वो इस प्रश्नों के माध्यम से जिस तरीके से अंतिम सत्य तक पहुंचते, वहां पर वो जो व्यक्ति जिसको इंटेलिजेंट वो मानते थे, पहले बुद्धिमान मानते थे, ज्ञानी मानते थे, वो आखिरकार पता चलता है कि उसके द्वारा कही गई बात वो वास्तव में सत्य के नजदीक नहीं है। तो इस तरीके से वो यहाँ पे इस तरीके से जब विभिन्न प्रकार के वो प्रभावशाली लोगों के विरोध की स्थितियां आई, तब उन पे वो अभियोग लगा और आखिरकार सुकरात उन लोगों से अलग इस मायने में थे कि वो सब के सब लोग ये मानते थे कि हम ज्ञानी हैं और हमें अंतिम सत्य का ज्ञान है, जबकि सुकरात का ये मानना था कि एक्चुअल में ज्ञान बहुत विस्तृत मामला है और ज्ञान के केवल बहुत कुछ क्षण को ही हम देख पाते हैं। तो मैं तो ज्ञान के बहुत कम हिस्से को देख पाता हूँ, तो मुझे इस बात का ज्ञान है कि मुझे बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं है, बहुत सारी बातों का ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पे प्लेटो ने सुकरात से एक जो कुछ चीज़ों को लिया, जिन चीज़ों से सुकरात से वो प्रभावित थे, उन चीज़ों में एक बात तो ये थी कि ज्ञान ही सद्गुण है, ज्ञान ही सद्गुण है, और या फिर सद्गुण ही ज्ञान है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि सेम बात है। उन्होंने इन दोनों को अलग अलग बात नहीं माना, सेम बात माना। ज्ञान और सद्गुण सेम चीज है, दो अलग बात नहीं हो सकती। क्योंकि एक दूसरी बात जो मैं आपको और यहां बताने वाला हूं, जिससे प्लेटो उनसे प्रभावित हुए, उन्होंने माना कि ज्ञान और मत में अंतर होता है, और यह बात उन्होंने सुकरात से ली। प्लेटो का मानना था कि ज्ञान अलग बात है, मत अलग बात है। कई बार हमें इस बात का भ्रम होता है कि जो बात हमें पता है वो बात एक्चुअल में ज्ञान है, जबकि वो ज्ञान नहीं होती है, वो तो मत होता है, वो तो ओपिनियन होती है। जबकि ज्ञान, नॉलेज वो अलग बात है, वो नहीं है। सुकरात की एक बात थोड़ी सी बीच में एक और बता देता हूं मैं। सुकरात का मानना था कि ज्ञान क्या है, तो उन्होंने कहा कि ज्ञान कॉन्सेप्चुअल होता है। ज्ञान क्या होता है? वो कॉन्सेप्ट्स पे आधारित होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है। ज्ञान इंपीरियल नहीं होता, ज्ञान फैक्चुअल नहीं होता है। उन्होंने फैक्चुअल ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा। समझना बात, उन्होंने कहा ये ज्ञान है वो फैक्चुअल नहीं होता है। फैक्चुअल तो क्या होती है? ओपिनियन होती है जो बदल जाती है, सूचनाएं होती है, वो तो मत है। जबकि ज्ञान मूलतः क्या होता है? कॉन्सेप्चुअल होता है, अवधारणात्मक होता है। अवधारणात्मक कैसे होता है? हम जब थ्योरी ऑफ फॉर्म्स पढ़ेंगे, जब प्लेटो का थ्योरी ऑफ फॉर्म्स पढ़ेंगे, वहां पढ़ेंगे इस बात को। उन्होंने कहा कि कैसे, तो सुकरात ने इस बात को समझाया। उन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए कि आप घड़े की बात को लेते हैं, तो जो घड़े को आप देखते हैं, जो घड़ा आपके सामने है, वो एक सूचना मात्र है, वो केवल एक फैक्चुअल है, वो कॉन्सेप्चुअल नहीं है।
उस घड़े का जो विचार हमारे दिमाग में है वो कॉन्सेप्चुअल है और वो ज्ञान है। जिस घड़े को आप देख रहे हैं वो सत्य नहीं है, वो तो भ्रम है। क्यों, कैसे? तो सुकरात ने समझाया कि ये जो घड़ा है ये नश्वर है, नष्ट हो जाएगा एक दिन, और ये घड़े का सर्वश्रेष्ठ रूप नहीं है। जो हमारे दिमाग में विचार है उसका सर्वश्रेष्ठ रूप नहीं है ये, बल्कि ये तो उसका अपूर्ण रूप है। हम अगली क्लास में बात करेंगे इस बारे में विस्तार से, इस बात को कनेक्ट करूंगा मैं वहां पे। तो वो कहते हैं कि दुनिया के सारे घड़े समाप्त हो सकते हैं, सारे के सारे घड़े समाप्त हो जाएं, लेकिन बावजूद उसके हमारे विचार, अगर जो घड़े का विचार हमारे दिमाग में है वो समाप्त नहीं होता, और यदि वो समाप्त नहीं होगा तो फिर इस प्रकार के कई घड़े बनाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ज्ञान समाप्त नहीं होगा तो ये जो चीज़ है वो इसका अपूर्ण रूप है। ये भी चीज़ ठीक है, लेकिन ये पूर्ण रूप है और ये अपूर्ण रूप है, और ये पूरी तरीके से इस पर डिपेंड है। तो ये समाप्त हो सकती है, लेकिन इसके समाप्त होने से ज्ञान समाप्त नहीं होगा। दुनिया के सारे घड़े समाप्त हो जाएंगे तो घड़ा समाप्त नहीं होगा, क्योंकि घड़े का विचार हमारे दिमाग में है और वो उसका सर्वश्रेष्ठ रूप है। तो ज्ञान मूलतः कॉन्सेप्चुअल होता है। वो कॉन्सेप्ट जो हमारे दिमाग में है, वो आकृतियां, वो फॉर्म्स जो हमारे दिमाग में, एक नाम याद और रखें फॉर्म्स, एक नाम और याद रखें आइडियाज। ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है। जबकि फैक्चुअल नॉलेज है वो ओपिनियन है, नॉलेज नहीं है, वो ओपिनियन है, वो मत है। तो ज्ञान और मत में अंतर होता है। हम गुफा के सादृश्य सिद्धांत में इस बात को समझेंगे अच्छे से कि ज्ञान और मत में अंतर को किस तरीके से डिफाइन किया प्लेटो ने और सुकरात ने। ठीक है, तो ज्ञान और मत में अंतर की बात को प्लेटो ने ग्रहण की, वो सुकरात से ग्रहण की। सुकरात ने कहा था ये बात पहले कि ज्ञान क्या है वो हमें दिखाई नहीं देता है, मत जो हमें दिखाई देता है उसे हम ज्ञान मान लेते हैं, वो जो हमारे सामने सब कुछ है वो हमें उसे ज्ञान मान लेते हैं, जबकि वो ज्ञान नहीं है, वो तो मत है। ये दृश्य जगत जो विजिबल वर्ल्ड है वो ज्ञान नहीं है, वो तो भ्रम है, इल्यूजन है, वो मत है। जबकि जो इनविजिबल वर्ड है, इंटेलिजेंट जो वर्ड जिसको वो कहता है, इनविजिबल वर्ड जो कहता है, वर्ड ऑफ अपीयरेंस जिसको वो कहता है, वो वर्ड क्या है? वो वर्ड एक्चुअल में वास्तविक जगत है। हम बात करेंगे इस बारे में, ज्ञान और मत के अंतर के बारे में अगली क्लास में। प्लेटो ये चीज सुकरात से लेता है। ज्ञान ही सद्गुण है का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति को जिस बारे में पता है वास्तविक अर्थ में, वो उसके व्यवहार में आ जाती है, और उन चीजों में उसकी कथनी और करनी में कभी किसी सूरत में फर्क नहीं हो सकता। ये प्लेटो कहता है, और ये बात वो सुकरात से लेता है। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद में सुकरात से वो और क्या चीज लेता है। सुकरात से वो एक चीज और जो विशेष तौर पे लेता है वो संवाद शैली या वार्तालाप शैली, जिसको कहते हैं डायलेक्टिक मेथड। संवाद शैली का मतलब प्रश्नोत्तरी शैली, आप इसको कई नाम दे सकते हैं। इसको आप वार्तालाप शैली कह सकते हैं, आप इसको द्वंद्वात्मक शैली कह सकते हैं, आप इसको प्रश्नोत्तरी शैली कह सकते हैं। कई नाम हैं इसके, एक ही मतलब है, डायलेक्टिक मेथड। इसका मतलब यह है कि प्लेटो ने सुकरात से ही इस बात को ग्रहण किया कि अगर आप अंतिम सत्य तक पहुंचना चाहते हैं तो बातचीत के माध्यम से होगा, वार्तालाप के माध्यम से होगा। और वार्तालाप में भी आप किसी बात पे क्वेश्चन मार्क लगाते जाएं। कैसे क्यों, जब ऐसे चलते जाएगा तो एक चरण ऐसा आएगा, एक बिंदु ऐसा आएगा जब आपके प्रश्न समाप्त होंगे, जिसके बाद कोई प्रश्न नहीं बचेगा, तब आपके उस सत्य के बहुत नजदीक तक, बल्कि अंतिम सत्य तक पहुंच चुके होंगे। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में हम बात करेंगे इस बारे में कि रिपब्लिक में जो उसके प्रधान चरित्र हैं, जिनमें आपके सुकरात प्रधान चरित्र के रूप में है, अन्य चरित्रों में आपके सेफालस है, पोलीमार्कस है, ग्लूको है, थ्रेसीमेकस है, उनसे सुकरात पहले पूछता है। सुकरात तो प्रधान चरित्र है, प्लेटो ने किताब लिखी, तो सुकरात का जो प्रधान चरित्र है वो पूछता है कि न्याय क्या है। वार्तालाप कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, संवाद कर रहा है। तब सेफालस कहता है कि सत्य बोलना और ऋण चुकाना ही न्याय है।
तो यहाँ से प्रश्न उठाता है वो सुकरात कि आप कह रहे हैं कि प्रश्न सत्य बोलना न्याय है, इसका मतलब आप जब हर परिस्थिति में सत्य बोलेंगे वो न्याय है? तो कहता है बिल्कुल वही न्याय है। तो फिर वो कहता है कि मान लीजिए किसी सैनिक को विरोधी सेना ने पकड़ लिया और ऐसी स्थिति में वो विरोधी सैनिक जिसे अपनी सेना के समस्त राज पता है, उसके लिए न्याय क्या है? वो वहां पे सत्य बोले वो न्याय, इसका मतलब तो वही न्याय है। तो सेफालस वहां तर्क नहीं रहता सेफालस के पास, क्योंकि कोई भी सैनिक जो अपनी राज्य की सेना की सेवा कर रहा है, रक्षा कर रहा है, और वही यदि विरोधी सेना को, विपक्षी सेना को अपनी सेना के राज बता दे, अपने राज्य की रक्षा के राज बता दे, वो न्याय कैसे हो सकता है? वहां उसकी बात वहां तर्कहीन हो गई। तो यहां उसने स्थापित किया कि सत्य बोलना ही, केवल सत्य बोलने को ही आप न्याय नहीं कह सकते, ऋण चुकाना न्याय है, ये उसने कहा। इस बात को भी तर्क को खारिज किया उसने। हम न्याय सिद्धांत पढ़ेंगे आगे वहां बात करेंगे इस बारे में। तो इस तरीके से ये जो संवाद के माध्यम से जो वो किसी असत्य बात को काटता चला जाता है, काटता चला जाता है, काटता चला जाता है, अपने प्रश्नों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछता है, और फिर जो आखिर में जो पहुंचता है जिस तथ्य तक, जिस ज्ञान तक, वो वास्तव में ज्ञान है, वो वास्तव में सत्य है। और वो ऐसा सत्य है जो कभी बदलेगा नहीं। ध्यान रखें, सोफिस्टों से इस बारे में अलग है, वो हेराक्लाइटिस की विचारधारा से अलग है सुकरात और प्लेटो, कि ज्ञान और सत्य वो सापेक्ष नहीं होते हैं, बल्कि वो निरपेक्ष होते हैं। ठीक है, तो ये वहां से वो ग्रहण करता है, किससे? सुकरात से। और प्लेटो के जितने भी ग्रंथ लिखे गए, प्लेटो ने जो भी ग्रंथ लिखे, सारे के सारे संवाद शैली से है, डायलेक्टिक मेथड से है, वार्तालाप शैली में लिखे हैं। ठीक है, ये सुकरात का प्रभाव प्लेटो पर। फिर अगर हम अगर प्लेटो के प्रभाव की बात करें, सुकरात के प्रभाव की बात करें प्लेटो पे, तो देखिए दृष्टांत का प्रयोग बहुत करता है वो, दृष्टांतों का प्रयोग। सुकरात ने भी, दृष्टांत का मतलब उदाहरण, एग्जाम्पल्स, उनका यूज बहुत किया सुकरात ने, और वहीं से प्रेरणा लेकर प्लेटो भी बहुत सारी यूज करता है एग्जाम्पल्स का। जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी कहा था, उदाहरण दिया सच बोलने वाला, तो उदाहरण लिया ना, जैसे विरोधी सेना को पकड़ ले, सैनिक को पकड़ ले, तो ये उदाहरण ही तो है। जैसे गुफा का सादृश्य सिद्धांत, गुफा का उदाहरण देता है प्लेटो, वो भी उदाहरण है। जैसे विजिबल वर्ल्ड इनविजिबल वर्ल्ड की बात करेगा, जैसे दार्शनिक राजा में बात करेंगे हम, दार्शनिक राजा कैसा हो, तो उन्होंने कहा कि राजा कैसा होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए। तो कहता है कि सामान्य स्थिति में तो, सामान्य ज्ञान वाले व्यक्ति को तो हम अपने जीवन की सामान्य परिस्थितियों में भी नहीं चाहते कि एक सामान्य ज्ञान वाला व्यक्ति वैसा काम करे। वो कहता है कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तब भी आप शहर के सबसे श्रेष्ठतम चिकित्सक को ढूंढते हैं। जब आप जूते बनाने तक के सामान्य से काम में शहर के श्रेष्ठतम मोची को ढूंढते हैं और वहां से जूता लेने की कोशिश करते हैं, अपने जूते की मरम्मत कराते हैं वहां से, तो फिर राज्य का संचालन तो बहुत ऊंची बात है। और राज्य के संचालन के लिए फिर आप सामान्य स्तर के ज्ञानी व्यक्ति को राजा कैसे बना सकते हैं? वहां तो आपको विवेकशील व्यक्ति चाहिए। ये उदाहरण लेता है वो। तो इस तरीके से दृष्टांतों का जो यूज किया उसने, एलेग्री, इसके लिए हम शब्द यूज कर सकते हैं, जो एलेग्रीज का यूज उसने किया, वो यूज उसने सुकरात से सीखा। ठीक है, तो ये उसका प्रभाव था। और सुकरात का प्लेटो पर प्रभाव क्या रहा, और इस बारे में खुद प्लेटो कितना ऋणी था सुकरात का, इसको हम प्लेटो के ही एक वक्तव्य में इस बात को ढूंढ सकते हैं। प्लेटो ने खुद ने कहा कि मैं ईश्वर के प्रति आभारी हूं, मैं ईश्वर का एहसानमंद हूं। इस बारे में मैं अपना आभार प्रकट करता हूं इस मामले में कि मैं यूनान में पैदा हुआ, किसी अन्य क्षेत्र में पैदा नहीं हुआ, कि यूनान में पैदा हुआ मैं स्वतंत्र जन के रूप में पैदा हुआ, स्वामी वर्ग के रूप में पैदा हुआ, दास के रूप में नहीं। मैं पुरुष के रूप में पैदा हुआ, स्त्री के रूप में नहीं। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं सुकरात के युग में पैदा हुआ। ये सुकरात के प्रति उसके आभार, एक तरीके से आभार व्यक्त करने वाले शब्द थे। तो प्लेटो सुकरात के प्रति बहुत ऋणी था। और मैक्सी ने तो कहा कि सुकरात प्लेटो में पुनर्जीवित हो उठा, मतलब कि प्लेटो के सारे विचार वो सुकरात से प्रभावित हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम मोटे मोटे तौर पे अगर बात करें तो प्लेटो
और सुकरात के विचारों में से कौन से विचार मूलतः सुकरात के थे, कौन से विचार मूलतः प्लेटो के थे, उन दोनों को अलग करना संभव नहीं है। दोनों के सेम विचार थे, ये समझिए आप। तो आज की इस क्लास में हमने प्लेटो के शुरुआती चरण की बात की, शुरुआती जीवन की बात की, शुरुआती विचारों की बात की। हम आगे की क्लास में प्लेटो के अध्ययन पद्धति क्या थी उस पर बात करेंगे, प्लेटो के आकृति सिद्धांत की बात करेंगे, प्लेटो के दर्शन की मूलतः बात करेंगे, प्लेटो के राजनीतिक विचारों की तो बाद में बात करेंगे। हम पहले प्लेटो के दर्शन की बात करेंगे, क्योंकि प्लेटो राजनीति विज्ञान का नहीं बल्कि मूलतः वो दार्शनिक था, इसलिए उसे राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है, राजनीतिक विज्ञान का जनक नहीं कहा जाता। राजनीतिक विज्ञान के जनक तो थे अरस्तु, प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है क्योंकि वो मूलतः दार्शनिक थे। उनकी मूल विषय वस्तु ये थी कि इस चीज का निर्माण कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, आत्मा परमात्मा, ये उनका मूल विषय है। इस ब्रह्मांड के मूल तत्व क्या है, ये खोज करना प्लेटो का मूल तत्व था। आदर एक ऐसा राज्य बनाया जाए जो राज्य श्रेष्ठतम हो, स्थापना कैसे हो, ये इसलिए प्लेटो मूलतः दार्शनिक थे। तो कल हम उसके प्लेटो के दर्शन की बात करेंगे और उसके बाद में हम उनके राजनीति इससे संबंधित उनके विचार हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, कल की क्लास में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।